हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 5 को कंप्लीट करने वाले हैं। माफ़ कीजिएगा, कल हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, तो आज संभवतः 5 के साथ साथ 6 भी अपलोड किया जाएगा। यदि आपके घर में कोई छोटे बच्चे भी हैं 6 क्लास जो पढ़ते हैं, उन्हें भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज के चैप्टर में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को हम देखेंगे। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है, जहाँ पे लाइफ है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है। क्यों? क्योंकि जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, जिसमें भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पे हम रहते हैं उसे हम भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो चारों ओर से पृथ्वी को घेरती हैं उसे हम वायुमंडल कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अदर गैसेस मिलती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे हम जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल, जलवाष्प, ये सारे सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल क्या है? पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला, बड़े स्थलीय भूभाग जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। दूसरा, बड़े जलाशय जिन्हें हम महासागरीय बेसिन कहते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये हम चित्र में देखेंगे। साथ ही क्या सारे स्थलीय भूभाग भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसे भी हम आगे देखेंगे। समुद्री जल का तल सभी जगह एक समान होता है। यह सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे हम शून्य कहते हैं। आइए देखते हैं चित्र में महासागर जो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। साथ ही महाद्वीप की बात करें तो इसमें कुछ महाद्वीपों को छोड़ के अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, बाकी महाद्वीप लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी जानकारी के लिए आप मैप, एटलस इनको देखें। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है और लगातार इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मोरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग एवरेस्ट से भी अधिक हो सकती है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थीं जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पे कदम रखा। भारत की बात करें तो भारत के संदर्भ में बचेंद्री पाल 23 मई 1984 को पहली बार एवरेस्ट में गई थीं। आगे बढ़ते हैं, महाद्वीपों के बारे में चर्चा करते हैं। पृथ्वी पे 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। कौन कौन से महाद्वीप हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। मानचित्र को देखेंगे और एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें स्थलों का बहुत बड़ा भाग पाया जाता है। अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ होमवर्क भी मिल रहा है जो आप लोग देखते रहिए इसको मैप में। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पृथ्वी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होके गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। बात करें यूरोप की, यूरोप एशिया में सबसे छोटा है
यानी कि एशिया से छोटा है। ठीक है, एशिया के बाद यूरोप जो है वो सबसे छोटा है। और अगर ऑल अबाउट महाद्वीपों में सबसे छोटे की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें यूरोप की, जो एशिया से ही चिपका हुआ है, जिसकी वजह से इसे हम यूरेशिया कहते हैं, तो इसके संदर्भ में देखें तो यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। अगर ऑप्शन में मिलेगा आर्कटिक वृत्त निम्न में से किस महाद्वीप से होकर गुजरता है? यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे यूरोप लिखेंगे। नेक्स्ट देखें, आर्कटिक वृत्त इसे होकर गुजरता है और यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नंबर 1 पे एशिया है क्षेत्रफल में, सेकेंड है अफ्रीका, जो विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग 20 से होके गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र को देखेंगे तो हम पाएंगे कि एकमात्र ऐसा अफ्रीका महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा। मैप को देखते रहिए आप लोग, मैप सामने रख के पढ़ाई कीजिए। आगे देखते हैं, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र में देखेंगे तो हम पाएंगे कि सबसे लंबी नदी नील जो अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखें तो बताएं कि कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत वृत्त किन किन भागों से होकर गुजरते हैं। ये टास्क है आप लोग के लिए। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। उस स्थल का नाम है पनामा जल संधि। कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, यानी उत्तर अमेरिका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। कौन कौन से हैं वो? अंटार्कटिका, प्रशांत और तीसरा कौन सा है? आगे देखते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? ये है टास्क। आगे देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो एंडीज है वो कहाँ पे है? तो ये दक्षिण अमेरिका में ही है, जो उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन बहती है। नील नदी अफ्रीका की थी और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। नील सबसे लंबी है और अमेजन सबसे बड़ी है। इसके बाद यदि हम देखें कि जल संधि क्या होती है, तो स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। यदि देखें, यहाँ पे हमने स्थल संधि का नाम लिया है। स्थल संधि जो स्थल का एक सकरा भाग होता है और 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। यदि देखें जल संधि क्या है? पानी का सकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशियों को, समुद्र के महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। अब देखें कि भारत के संदर्भ में कोई ऐसी जल संधि है क्या? तो वो है पाक जल संधि, जो भारत एवं श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। आगे बढ़ें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करेंगे। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों एवं समुद्रों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की चादरों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बर्फ़ यहाँ पे बहुत होती है। बहुत से देशों के शोध केंद्र, रिसर्च सेंटर यहाँ पे स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पे स्थित है। नाम क्या है? मैत्री, दक्षिण गंगोत्री। आगे बढ़ते हैं। जलमंडल क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल में है तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल के जल के सभी रूप इसमें उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायु मंडल की जो जलवाष्प है सम्मिलित है।
पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि उसको मानव के उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की पर्वतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा भूभाग जो है जिसमें नमकीन पानी है जो हम पी नहीं सकते, यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो पीने योग्य या यूज करने योग्य पानी है उसकी परसेंटेज बहुत कम है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बाद भी हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। चित्र में आप महाद्वीपों की स्थिति देख लीजिए। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तर अमेरिका, इसी प्रकार से क्रम है। और सबसे छोटा कौन सा है, वो है ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं, एक चित्र और है। इस चित्र में आप देखेंगे 97.2% महासागरीय पानी है, जल है, और जो पीने योग्य पानी है वो है 0.3%। जो हिम चादरों से घिरा हुआ है वो कितना है, 2.8%। इसी में से जो सिर्फ पीने योग्य है वो है 0.3%। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं महासागरों की। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। ध्यान रखेंगे, जो चीज़ हिंद महासागर में जो जैसे कछुआ है कोई या कोई है तो वो कल प्रशांत महासागर में भी जा सकता है जल के थ्रू, ठीक है। तो वो जो जल होता है वो हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। कौन कौन सी? तरंग, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 4 महासागर प्रमुख हैं। कौन कौन से? प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा है, अटलांटिक महासागर जो दूसरा है, हिंद महासागर क्रमशः तीसरा है। ध्यान रखें, एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो हमें ध्यान रखना है, सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर दूसरा है, इसके बाद तीसरा है हिंद महासागर। हिंद महासागर की जो रैंक है वो 3rd है, आर्कटिक महासागर। इसके बाद यदि हम देखें, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पे फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मोरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, वृत्ताकार। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं, ठीक है। चित्र में देखना है और हमें महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाना है। आपके सामने मैप है तो आप उसको देखें। अब हम देखें दंतुरित तट रेखा क्या होती है। यहाँ से कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी और टॉपिक भी मिल रहे हैं। तो दंतुरित तट रेखा क्या होती है? डबलिन देखिए, यहाँ पे बेल फास्ट है, तो ये जो कटे छटे स्थल हैं जहाँ से सागरीय स्थल है, ये कटे छटे हैं, ये इसे ही हम बोलते हैं दंतुरित तट रेखा, ठीक है। आगे बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। तो यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अंग्रेजी भाषा के एस के आकार का है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके साथ आप मैप भी देखते रहिए तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। क्वेश्चन आ सकता है किन महासागरों में से एक की तटरेखा बहुत दंतुरित है। तो दोस्तों ये प्रश्न आया भी है, कहीं एग्जाम में देखा था। तो अटलांटिक महासागर की तटरेखा काफ़ी दंतुरित है या बहुत दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए एक अच्छी स्थिति है, एक आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। प्रश्न आया हुआ है, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर है। ध्यान रखेंगे और बहुत ध्यान से नोट्स बनाते रहिएगा। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे यानी कि भारत के नाम पे रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, ठीक है।
त्रिभुजाकार है। दोस्तों आकार को बहुत ध्यान रखेंगे। प्रशांत महासागर वृत्ताकार है, अटलांटिक महासागर एस के आकार का है, हिंद महासागर त्रिभुजा आकार का है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके उत्तर में क्या है? एशिया, पश्चिम में है अफ्रीका, पूर्व में है ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल दिमाग में इमेज रखिए, सामने मैप रखिए। आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव वृत्त के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। प्रश्न बेरिंग जल संधि से भी आ सकता है। तो बेरिंग जल संधि की लोकेशन क्या है आप देखिए मैप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वायुमंडल के बारे में। आप चित्र में वायुमंडल की कुछ परतों के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल मौसम से संबंधित सारी क्रियाकलाएं यहीं पे होती हैं, सारे क्रियाकलाप यहीं पे होते हैं। फिर आता है समताप मंडल। समताप मंडल की शुरुआती जो लेयर होती है वहाँ पे जहाज उड़ते हैं। फिर इसके बाद आता है मध्यमंडल, फिर आता है आयन मंडल, इसके बाद आता है बहिर्मंडल। ये लेयर्स याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल। ठीक है, हमारी पृथ्वी चारों ओर गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। पूछते हैं क्वेश्चन में कि ये जो लेयर होती है वो किस मंडल में आती है। ठीक है, तो किस मंडल में आती है कमेंट करिएगा। और ये हमें परावैंगनी किरणों से, सूर्य की रोशनियों से, हानिकारक से बचाती है। अब देखें कि वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटते हैं। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू किया जाता है, जिसमें सबसे पहले क्षोभ मंडल, सेकंड समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल आगे देखेंगे। वायुमंडल मुख्यतया ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि 1% है। दोस्तों क्लास 6 की एनसीईआरटी है, उस हिसाब से जो भी इसमें बताया गया है उसी को देखिए। स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से हम बिल्कुल एक्यूरेट परसेंट में आ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का यूज किस लिए होता है, तो वो प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन इसका यूज क्या है? यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। यानी कि पृथ्वी ने अगर कोई ऊष्मा छोड़ी है तो उसे यह अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी क्या है, गर्म बनी रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में क्या आती है? भिन्नता आती है। यह जो घनत्व है समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तेजी के साथ में घनत्व घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। प्रश्न अगर आता है कि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं, ठीक है, वायुमंडल के घनत्व में क्या होता है? कमी आती है। ठीक है, ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इससे बन सकते हैं प्रश्न कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान में क्या होता है? तो तापमान में गिरावट होती है, यानी कि तापमान घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम दाब महसूस होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ध्यान रखेंगे। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पवन किसे कहते हैं? गतिशील वायु को पवन कहते हैं। और वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे।
चलिए यहाँ पे कुछ जैवमंडल का देख लेते हैं, चित्र है क्या क्या है यहाँ पे जिससे मिलाकर पूरा जैवमंडल बन गया। तो स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, तीनों को मिलाया क्या बन गया, जैवमंडल, जहाँ पे समस्त प्राणी, पेड़ पौधे और मनुष्य सभी लोग निवास करते हैं। आगे बढ़ेंगे, जीवमंडल पे आते हैं। क्या है जीवमंडल? जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। चित्र में देखा अभी हमने, यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, इनसे लेकर के स्तनधारियों के आकार तक पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी, मनुष्य भी एक प्राणी है, सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे तथा जीवमंडल में ही क्या हैं, जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतया दो भागों में, एक है जंतु जगत, दूसरा है पादप जगत में विभक्त किया जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए, पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते रहते हैं। उदाहरण देखें, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेज होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन, ये सारे हो जाते हैं। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। ठीक है, झीलों तथा नदियों में दूषित प्रवाहों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जन पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने लगती है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है, यानी कि बहुधा उपयोग नहीं करना है। दोस्तों, इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज के चैप्टर से सीखी हैं जो एग्जाम में लगभग आती रहती हैं। आगे बढ़ेंगे, अभ्यास देखेंगे। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी के 4 प्रमुख जो परिमंडल है उसमें जीवमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम बताने हैं। तो महाद्वीप में कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अगला देखें, 2 महाद्वीपों के नाम बताएं जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एक है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है अंटार्कटिका। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताने हैं। तो सबसे पहले 5 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें पानी की अधिकता अधिक है, जल की अधिकता अधिक है ना। आगे बढ़ेंगे, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो महाद्वीपों का लगभग आधे से ज़्यादा भाग उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। अगला प्रश्न, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जीवमंडल में वो सारी आदर्श स्थितियां हैं जहाँ पे जीवन संभव है। आगे बढ़ेंगे, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे? यूराल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, एंडीज कहाँ पे है आप लोग देखिएगा मैप में। आगे बढ़ेंगे, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? जल संधि से जुड़ा हुआ है। कौन सी जल संधि है? पनामा जल संधि। आगे बढ़ो, वायुमंडल में किस गैस का परसेंट सबसे ज़्यादा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, नाइट्रोजन का। एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टान से बना हुआ है? स्थलमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? एशिया महाद्वीप। तो फ्रेंड्स, हमने आज की इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर किया। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं और जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम शाम तक देखेंगे, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। जैसे जैसे चैप्टर हमारे आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्टैंडर्ड इसका बढ़ता जा रहा है और पेपर में आने वाले प्रश्नों की संभावना उतनी ही बढ़ती जा रही है। यहाँ से हमें काफ़ी ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में सहायता करेंगे।
तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक भी करें। और जो बच्चे हैं 6 क्लास के 7th क्लास के, उनको भी ये चैनल या ये वीडियो शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।